हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप भारद्वाज और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक न्यू प्रेजेंटेशन जो कि रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। रेजिस्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी लर्न व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस है वो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि वो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है। करंट को फ्लो करने से रोकता है, या आप बोल सकते हैं कि चार्ज को फ्लो करने से रोकता है। उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मैं बात करूं एक मेटालिक सब्सटेंस की, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मेटालिक सब्सटेंस के अंदर होते हैं, और जब एक वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर पॉइंट से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलने लग जाते हैं। हायर पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपके उस टर्मिनल के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज़्यादा है, और लोअर पोटेंशियल का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर चलते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं। तभी तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के अपोजिट होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस के अंदर, तो वो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रोकते हैं और उस के बीच में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और उस अवरोध को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस की दोस्तों यूनिट जो है वो साइंटिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम के नाम से ही पड़ी है, ओम। ओम, एक ओम जो कि 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है, ये ओम्स लॉ से निकल के आया है, जो कि ओम्स लॉ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि V = IR होता है, और वहाँ पर V = IR अगर है तो R की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो V/I हो जाएगा। तो एक यूनिट जो रेजिस्टेंस है हमारा वो बताता है कि जब आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखते हो और उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है, तो हमारा उस वायर का, उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो है वो सब्सटेंस या मटेरियल पर, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। कहीं पर हम इसे रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को गीगा ओम में, कहीं पर मेगा ओम, कहीं किलो ओम, तो कहीं मिली ओम, माइक्रो ओम और नैनो ओम के अंदर इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अगर मैं 1 गीगा ओम की बात करूं तो 1 गीगा ओम के अंदर 10⁹ ओम होते हैं। मतलब 1 गीगा ओम जो है इतने सारे रेजिस्टेंस का मिलके बनता है, जो कि 10⁹ ओम के इक्वल होता है। और मेगा ओम जो है वो 10⁶ ओम से बनता है। 1 किलो ओम 1000 ओम का बनता है। 1 मिली ओम जो कि छोटी यूनिट है वो 1 ओम का 1000वां हिस्सा है। 1 माइक्रो ओम भी बहुत छोटी यूनिट है जो कि 1 ओम का 10⁶ हिस्सा है। और 1 नैनो ओम जो कि 1 ओम का 10⁹ हिस्सा है। मतलब कि दोस्तों मिली ओम, माइक्रो ओम, नैनो ओम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे जाने वाला रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का ये लॉ बताता है कि हर मटेरियल अपना अपना एक रेजिस्टेंस रखता है। कुछ गुड कंडक्टर जो हैं जिनके पास लो रेजिस्टेंस होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके पास जो लो कंडक्टर होते हैं, जिनकी लो कंडक्टिविटी होती है, उनके पास रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। और इस रेजिस्टेंस को हम ओम मीटर, एक डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है, इससे मेजर कर सकते हैं। ओम मीटर को सर्किट के साथ अटैच कर देंगे और फिर हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। और रेजिस्टेंस
जो है वो हमारा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मेनली हमारे दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा हमारा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है हमारे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर आप एक तार की लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आप एक तार की मोटाई को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर आप एक तार की को पतला तार लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन बन जाता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इससे पहले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटकर यहाँ पर रो लग जाता है। रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पर अगर आप रो की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो रो विल बी इक्वल टू आर ए बाई एल। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है वो ऐसे हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि रो जो है वो क्या होता है और रो की एसआई यूनिट क्या होती है। रो जो है हमारा वो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था, उसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। दोस्तों रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को चलने में दिक्कत थी, और रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की क्या है उसके बारे में देखिए अब आप कि रेजिस्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जहां पर हमने अभी लेंथ और एरिया के बारे में बात की थी वहीं से रेजिस्टिविटी निकल के आया है। और रो जो कि रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यूज डिपेंड करती है मटेरियल्स के नेचर पर। तो अगर रो की वैल्यू हम यहाँ से देखें ऐसा यूनिट क्या होती है, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आर की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं कि हमारे पास ओम है, और ए की जगह पर मीटर स्क्वायर है और लेंथ की जगह पर मीटर है। मीटर से मीटर कट जाता है तो ओम मीटर हमारी जो है वो एसआई यूनिट निकल जाती है। तो हमारी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है वो ओम मीटर निकल के आती है। अगर हम लेंथ को 1 मीटर लेते हैं और एरिया को अगर 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था कौन से वाला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर यहाँ पर आप L को 1 ले लोगे, 1 वैल्यू रखोगे, एरिया की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो आपका जो R की वैल्यू है वो रो के इक्वल आ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों हमारा R जो है वो रो के इक्वल आ सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर हो सकता है। तो इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक यूनिट लेंथ का या फिर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर मटेरियल की बात करते हैं तो वहाँ पर वो उसके रेजिस्टेंस के इक्वल ही होता है, और इसको भी ओम मीटर में मेज़र किया जाता है। अब आप देखिए आगे कि मेटल्स और अलॉयज बहुत ही लो रेजिस्टिविटी रखते हैं, और उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10⁻⁻8 ओम होती है। तो दोस्त आप सोच सकते हैं कि 1 ओम का कितना कम हिस्सा अलॉयज और मेटल्स के पास रेजिस्टिविटी होती है, मतलब इनमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ऐसे ही अलॉयज में भी 10⁻⁻6 ओम, 1 ओम का बहुत ही छोटा हिस्सा, और they are good conductor of electricity. Insulators like rubber and glass have resistivity in the order of 10⁻12 to 10⁻17। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप कि इंसुलेटर्स मतलब बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को चलने नहीं देते, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है, 10⁻12 ओम, इतनी बड़ी अमाउंट है। तो वो अगर रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते। तभी तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले काम में रबर का यूज करते हैं, रबर के ग्लव्स यूज करते हैं, ग्लास को यूज करते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ये, क्योंकि ये इंसुलेटर हैं। एक अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा हायर होती है उसके जो मेटल से मिलके बनती है। अगर मेरे पास कोई भी एक अलॉय है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, और किसके कंपैरिजन में, जिस मेटल से वो मिलके बनता है। अलॉय का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारी मेटल्स के का मिक्सचर। तो alloys do not oxidize readily at high temperature
For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. Tungsten is used almost exclusively for the filaments of the electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used for the electrical transmission lines. तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि बल्ब के अंदर हम टंगस्टन मेटल को यूज करते हैं, जिसको तापमान को सहने की बहुत ज़्यादा एक क्षमता होती है उसके पास, वो रेजिस्टेंस उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लग जाता है। और ऐसे ही जब हमारे को इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना हो तो वहाँ पर हम कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट है, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। ए पार्ट में देखिए कि वोल्टेज 220 वोल्ट दी गई है, आर की वैल्यू 1200 ओम दी गई है और आई की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे में आई की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, V बाई आर करके, जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड है। और ऐसे में हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो 0.18 एम्पियर आता है। ऐसे ही दूसरे वाले जो एग्जाम्पल में आप दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे आप, तो वहाँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपकी जो वोल्टेज है वो दी गई है 220 वोल्ट और आर जो है वो 100 ओम दिया गया है। आई की वैल्यू को आप 220 जो वोल्ट अपॉन में 100 ओम कर देंगे और यहाँ से आपका जो 2.2 एम्पियर जो आपका करंट निकल के आ जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि करंट जो है दोनों का कितना है, एक की वजह से 0.18 एम्पियर जो है और दूसरे की वजह से हमारा 2.2 एम्पियर निकल के आता है। अब आप देखिए दूसरा एग्जांपल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। तो यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 60 वोल्ट, आई की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है 4 एम्पियर और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को पता है V इक्वल टू आई आर होता है। तो आर की वैल्यू जो होगी हमारी वो कितनी होगी, V बाई आई होगी आर की वैल्यू, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और ऐसे में हम आर की वैल्यू को जब V बाई आई लिखते हैं तो वैल्यू रख देते हैं 60 वोल्ट अपॉन 15 एम्पियर, तो आर की वैल्यू हमारी 4 ओम निकल के आ जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 120 वोल्ट बढ़ा देंगे तो बस दोस्तों जहाँ पर 60 वोल्ट लिखा था आपने, अब की बार वहाँ पर आप 120 वोल्ट ले लेंगे और आप ऐसे करेंगे तो 15। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना हुआ, 8 जो एम्पियर है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, क्योंकि आपके पास V की वैल्यू आपने बढ़ा दिया था और आपका जो 15 एम्पियर जो आपका 15 एम्पियर है, 15 ओम जो है वो आपको रेजिस्टेंस दिया गया है। तो ऐसे में आपका जो है वो V बाई आर की वैल्यू से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो निकल के आ जाता है। अब देखिए आप थर्ड एग्जाम्पल, A wire of the given material having length L and the area of the cross section has a resistance of the 4 ohm. What would be the resistance of the another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2a? तो पहली आपके पास क्या बोला गया है कि एक मटेरियल की एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया जो है आपका वो दिया गया है और रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम दिया गया है। अब बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा दूसरी तार का अगर सेम मटेरियल की लेंथ को हाफ कर दिया जाए उसको और एरिया को अगर डबल कर दिया जाए। तो हमारे को ये जो है हमने देखा था कि अभी आर की वैल्यू को हमने निकाला था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए करके। तो ये हमारा फॉर्मूला था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आर इज इक्वल टू जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं और वो हमारा आर की वैल्यू जो थी वो कितनी दे रखी थी कि 4 ओम के इक्वल दे रखी थी। और ऐसे ही R2 की वैल्यू जो है वो जब निकालेंगे तो लेंथ को हाफ कर देंगे, रो एल बाई 2 कर देंगे, एरिया को डबल कर देंगे। तो ऐसे में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा कि रो की वैल्यू को
1/4 रो L/A हो जाएगा हमारा। क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि हम रो L/, यहाँ पर 2 था, L/2 था और नीचे 2 एम्पियर था, 2 नीचे आ गया तो वो क्या निकल के आ गया 1/4, वो 4 बन गया है, इसलिए 1/4 को बाहर लिखा हुआ है कि 1/4 जो है ये यहाँ पर क्या है, ऐसे बाहर निकल जाता है रो L/A। तो R2 की वैल्यू जो हमारी हो गई वो 1/4 R1 की हो गई, मतलब जो दूसरी तार का रेजिस्टेंस निकला वो पहले वाली तार के रेजिस्टेंस का चौथा हिस्सा है। तो रेजिस्टेंस जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, 1 ओम हुआ। तो पहला अगर हमारा 4 ओम था तो अब हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम आया। तो हमारी नई वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।